आज हम इतिहास की किताबों के कुछ पन्नों को पलट रहे हैं और जा रहे हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता को समझने जिसने हमें हैरत में डाल दिया है। हड़प्पा सभ्यता। हाँ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पर बहुत ही रहस्यमयी चीज से, हड़प्पाई मोहर। सेल खड़ी पत्थर पर बनी हुई, जिस पर जानवरों के चित्र हैं और एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं, मतलब उनके घर, मिट्टी के बर्तन, गहने, औजार, ये मुहरें, इनके आधार पर समझें कि हम इस एक तरह से गुमनाम अतीत के बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। और ये भी कि इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी बनाना कितना मुश्किल हो सकता है कभी-कभी। सही कहा। तो ये हड़प्पा संस्कृति जो हम कहते हैं, ये आखिर है क्या? मतलब पुरातत्वविद इसे कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, ये शब्द असल में उन खास पुरानी चीज़ों के समूह के लिए इस्तेमाल होता है जो एक खास स्टाइल की होती हैं और एक खास इलाके और समय में मिलती हैं। जैसे कि? जैसे वो खास मोहरें हो गईं, मनके, बाट यानी वजन, पत्थर के ब्लेड, और वो एक ही साइज की पकी हुई ईंटें। अच्छा, वो स्टैंडर्ड वाली ईंटें हैं। वही। और ये चीज़ें मिली हैं एक बहुत बड़े इलाके में, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात तक। ओह! और इनका जो समय है वो मोटे तौर पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसे विकसित हड़प्पा काल भी कहते हैं। तो इतने बड़े इलाके में जो लोग फैले थे, वो अपना गुजारा कैसे करते थे? मतलब खाते पीते क्या थे? हाँ, तो जो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं ना, हाँ। उनसे पता चलता है कि वे गेहूं, जौ, दालें, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, शायद चावल भी, ये सब उगाते थे। अच्छा, काफी कुछ था उनके खाने में। बिल्कुल। और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनसे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सबको पालने का पता चलता है। और सिर्फ पालतू ही नहीं, मछली, पक्षी और जंगली जानवर जैसे हिरन, घड़ियाल, इनकी हड्डियां भी हैं। मतलब खाना काफी विविध था। और खेती कैसे करते थे, कुछ पता चला है? खेती में लगता है हल का प्रयोग होता था। मिट्टी के हल के मॉडल मिले हैं। अच्छा, खिलौने जैसे। हाँ, कह सकते हैं। और कालीबंगन जो राजस्थान में, वहां तो बाकायदा जुते हुए खेत का सबूत मिला है। अरे वाह! और सिंचाई के लिए शायद नहरें थीं, कुएं तो थे ही। और धोलावीरा गुजरात में जो बड़े बड़े जलाशय मिले हैं, उनका भी इस्तेमाल होता होगा। ये शहर, खासकर मोहनजोदड़ो, उनकी प्लानिंग तो कमाल की लगती है। ये जो 2 हिस्सों में बटा था शहर, एक ऊंचा दुर्ग और एक निचला शहर, ये क्या था? हाँ, ये शहर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग, इनकी शायद सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक है। वो जो ऊंचा वाला हिस्सा है, दुर्ग, वो शायद सार्वजनिक कामों के लिए था या प्रशासनिक। वहां बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। माल गोदाम। हाँ, और वो मशहूर विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, हाँ। हाँ, उसका क्या इस्तेमाल होता था? देखिए, पक्का तो कोई नहीं जानता, पर अंदाजा है कि शायद ये किसी खास सामूहिक स्नान या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए रहा होगा। ओके। और निचला शहर? निचला शहर जो था वो आम रिहाइश के लिए था, और वहां की सड़कें और गलियां एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी जो समकोण पर काटती थी। सोचिए, आज से 4500 साल पहले ऐसी प्लानिंग, कमाल है। और उनकी वो पानी निकालने की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, वो तो अद्भुत है। मतलब ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गईं, फिर उनके किनारे घर बने। अच्छा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फिर घर। बिल्कुल। और हर घर की गंदे पानी की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और ये नालियां ढकी हुई होती थी। ढकी हुई भी? हाँ। और बीच बीच में सफाई के लिए गड्ढे, मैनहोल जैसे बने होते थे। ये उस वक्त की सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। घरों के अंदर भी काफी ध्यान रखा गया लगता है, प्राइवेसी वगैरह का। बिल्कुल। घरों का जो डिजाइन था, वो आंगन के चारों तरफ कमरे उस तरह का था, तो एक एकांतता बनी रहती थी। नीचे की मंजिलों पर सड़क की तरफ खिड़कियां नहीं होती थी, और मेन गेट से आंगन सीधा नहीं दिखता था। अच्छा। और लगभग हर घर में अपना बाथरूम था। और मोहनजोदड़ो में तो अंदाजा है कि करीब 700 कुएं थे। 700 कुएं, हर घर में पानी, कमाल है। ये लोग सिर्फ खेती और शहर बसाने में ही माहिर नहीं थे लगता है, क्राफ्ट्स मतलब शिल्पकारी में भी काफी आगे थे। हाँ बिल्कुल, कुछ जगहें तो थी ही शिल्प के लिए जानी जाती थीं, जैसे चन्हुदड़ो। वो तो लगभग पूरी की पूरी बस्ती ही शिल्प उत्पादन में लगी थी, खासकर मनके बनाने में। मनके मतलब बीड्स। हाँ, बीड्स, कार्निलियन जैसे लाल पत्थर के, जैस्पर, स्फटिक, सेल खड़ी, कई तरह के पत्थरों से, फिर तांबा, सोना, शंख
और एक खास चीज होती थी फयान्स, उससे भी चीजें बनाते थे। फयान्स वो क्या होता है? वो एक तरह की घिसी हुई रेत या बालू और रंग और गोंद मिलाकर पकाई हुई चीज होती थी, चमकदार। अच्छा, तो इतना सारा सामान, ये पत्थर, धातु, ये सब आता कहाँ से था? क्या वहीं मिलता था? नहीं, कच्चा माल तो दूर दूर से लाते थे। जैसे शंख चाहिए तो नागेश्वर और बालाकोट जैसे समुद्री इलाकों के पास बस्तियां बसाईं। ओके। हाँ, अफगानिस्तान में शॉर्टुगई नाम की जगह थी, वहां से लाजवर्द मणि, वो नीला पत्थर, हाँ। आता था। लोथल गुजरात में है, वहां से कार्निलियन। राजस्थान और गुजरात से ही सेलखड़ी और तांबा भी। तांबा और कहीं से भी आता था? हाँ, ऐसा सबूत मिला है कि शायद ओमान से भी तांबा आता था। ओमान से? कैसे पता? मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के जो पुराने लेख हैं, उनमें एक जगह का नाम मिलता है मगन। कई विद्वान मानते हैं कि मगन शायद ओमान के लिए ही इस्तेमाल होता था। और हड़प्पाई बर्तनों और ओमानी तांबे में निकल के अंश मिले हैं, जो एक कॉमन सोर्स की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, और मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार भी था? हाँ, मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, जो शायद बहरीन था, मगन और मिलुहा, इन जगहों से व्यापार का जिक्र है। और मिलुहा के बारे में जो बताया गया है वो काफी हद तक हड़प्पा क्षेत्र से मिलता है। वाह, मतलब एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था उस समय। लगता तो ऐसा ही है। तो इसमें मोहरों का क्या रोल था? और वो बाट जो मिले हैं? हाँ, मोहरे जो हैं शायद लंबी दूरी के व्यापार में भेजे जा रहे सामान के गट्ठर पर गीली मिट्टी लगाकर इस पर दबा दी जाती थी। अच्छा, एक तरह की सील। बिल्कुल, जिससे अगर सील टूटी नहीं है तो मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, और भेजने वाले की पहचान भी शायद उससे पता चलती थी। और उन पे जो लिखा है वो तो पढ़ा नहीं गया। हाँ, वो लिपि तो अब तक रहस्य है, लेकिन बाटों की जो व्यवस्था थी वजन की, वो काफी सटीक थी। चट नाम के पत्थर से बने होते थे, एकदम चौकोर, क्यूब जैसे, और उनमें एक निश्चित अनुपात होता था। ये दिखाता है कि व्यापार कितना मुनज्जम, मतलब ऑर्गेनाइज था। इतनी सारी चीजों में एक रूपता, जैसे ईंटों का एक ही अनुपात, बाटों का सिस्टम, इतने बड़े इलाके में एक जैसी मोहरें, शहर भी एक जैसे प्लान वाले, ये सब किसी न किसी कंट्रोल, किसी सत्ता की तरफ तो इशारा करता है। हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है कि शासक कौन थे। क्या कोई राजा था, जैसे मिस्र में फराओ होते थे? कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोई पुरोहित राजा रहा होगा, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में एक मूर्ति मिली है जिसे ऐसा माना जाता है, पर पक्का नहीं है। या ये भी हो सकता है कि हर बड़े शहर का अपना अलग शासक रहा होगा, मोहनजोदाड़ो का अलग, हड़प्पा का अलग। लेकिन जिस तरह की समानता दिखती है चीजों में, उससे ज्यादातर विद्वान अब ये मानते हैं कि शायद ये पूरा इलाका एक ही राज्य के तहत रहा होगा, मतलब एक एकीकृत व्यवस्था थी। पर यह सिर्फ एक अंदाजा है, पुख्ता सबूत नहीं है इसके। और फिर इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई सभ्यता, इसका अंत कैसे हो गया? सब कुछ गायब सा कैसे हो गया? हाँ, ये भी एक बड़ा रहस्य है। करीब 1800 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि चोलिस्तान जैसे इलाकों में ज्यादातर बस्तियां खाली हो गईं। लोग शायद गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चले गए। शहर वीरान हो गए। हाँ, कई शहर खाली हो गए, और जो खास हड़प्पाई चीजें थीं, वो मोहरें, बाट, वो खास तरह के मनके, लिखाई, लंबी दूरी का व्यापार, शहर नियोजन, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों हुआ ऐसा? क्या कारण थे? कई कारण बताए जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, शायद बारिश कम हो गई, या जंगलों की बहुत कटाई हुई, या बहुत ज्यादा बाढ़ें आईं, या फिर नदियां सूख गईं, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। सिंधु नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है। कोई एक कारण नहीं मतलब? शायद नहीं। पहले एक थ्योरी थी, व्हीलर ने दी थी, आर्यों के आक्रमण की। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, तो उसको हड़क्का के शहरों से जोड़ा गया। पर बाद के शोध ने इस थ्योरी को काफी हद तक खारिज कर दिया। अच्छा, तो शायद कोई एक अकेली वजह नहीं थी। हो सकता है इन सब चीजों ने मिलकर उस एक व्यवस्था को, उस एकीकृत राज्य को कमजोर कर दिया हो, और धीरे धीरे वो बिखर गया। लोग फिर से शायद ज्यादा ग्रामीण जीवन की तरफ लौट गए। तो हमने देखा कि कैसे पुरातत्वविद, मतलब जो खुदाई करने वाले विशेषज्ञ हैं, वो बिखरे हुए सुरागों को, जैसे मोहरें, मनके, टूटी इमारतें, नालियां, इन सब को जोड़कर हड़प्पा सभ्यता की एक कितनी दिलचस्प कहानी हमारे सामने रखते हैं। हाँ, उनके शानदार शहर, उनका वो अद्भुत ड्रेनेज सिस्टम, उनका इतना फैला हुआ व्यापार, और फिर आखिर में उनका पतन। और अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। एक बात जो सोचने वाली है वो ये कि हड़प्पा के जो कब्रिस्तान मिले हैं, उनमें मिस्र जैसी जो दूसरी समकालीन सभ्यताएं थीं,
उनकी तरह बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी का फर्क क्यों नहीं दिखता? मतलब कब्रों में बहुत कीमती सामान नहीं मिला? हाँ, कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, थोड़े गहने वगैरह तो मिले हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कीमती चीजें साथ में दफनाने में विश्वास रखते थे। तो ये जो सामाजिक भिन्नताओं की कमी दिखती है कब्रों में, ये हमें उस समाज के बारे में, उनकी सोच, उनके मूल्यों के बारे में और सोचने पे मजबूर करती है, जिसके कई पहलू आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। बिल्कुल, एक रहस्यमयी सभ्यता जिसके राज खुलने अभी बाकी हैं।